हेलो, नमस्कार। मैं दीपमाला राय अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं हिंदी से अघोष सघोष पढ़ाने वाली हूँ, जो हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बहुत लोगों को नहीं भी पता रहता है कि अघोष सघोष क्या होते हैं, जो एग्जामों में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको जानते हैं कि अघोष और सघोष क्या होते हैं। तो इसको हम बहुत डिटेल में बताएंगे, आप प्लीज़ समझिएगा। पहले जानते हैं कि अघोष क्या होता है। अघोष को जानने से पहले आप ये जानिए कि अघोष स्वर होता है कि व्यंजन, या सघोष स्वर होता है कि व्यंजन। तो अघोष जो होता है वो व्यंजन होता है, सघोष अघोष जो है वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर आप व्यंजन के पार्ट करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे ये भी जान लीजिए, व्यंजन के जब भेद करेंगे तो यहाँ पे आपको स्थान के आधार पर, आधार और प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, व्यंजन का जब भेद करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो दो भाग में ये डिवाइड होगा। पहला स्थान के आधार पे, दूसरा प्रयत्न के आधार पे। ठीक है, तो स्थान के आधार पर आपका कंठ, तालव्य, ओष्ठ, जिह्वा, मूर्धन्य ये सब आएगा। और प्रयत्न के आधार पर आपका स्वर तंत्रीय, श्वास, मुख अवयव, स्वरतंत्री के आधार, श्वास के आधार, ऐसे करके। तो जो स्वर तंत्री है, फिर से इसे समझिए। ये तो हमें पढ़ना है कि अघोष सघोष क्या है, लेकिन पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि ये कहाँ से आया है। जब हम स्वर व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन के जब दो भाग आप करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो इसके दो डिवाइड होंगे, स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर दो डिवाइड होंगे, दो भाग में जब व्यंजन डिवाइड होगा तो प्रयत्न के जो आधार हैं और स्थान के आधार, तो इसमें इसको जब डिवाइड करेंगे स्थान के आधार पर, तो इसमें कंठ, तालव्य, ओष्ठ, ऐसे करके मूर्धन्य, दंत, ये सब चीजें आएंगी। और यही फिर अब स्वर तंत्री के आधार पे, श्वास के आधार पे मुख। तो जब इन सभी तीनों को जब अलग अलग से डिवाइड करेंगे तो स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर आपको तीन भाग में ये डिवाइड होगा। ठीक है, दो भाग में, सॉरी दो भाग में, स्वर तंत्री के आधार पर दो भाग में ये डिवाइड होगा, अघोष सघोष। ठीक है, अब ये व्यंजन को डिवाइड कर लिए, दो भाग में हुए, फिर स्थान के आधार पर डिवाइड करेंगे तो कई भाग होंगे। जब प्रयत्न के आधार पर करेंगे तो ये तीन भाग में हुए हैं यहाँ पे। अभी इन तीनों भाग को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो उनके अलग अलग भाग आएंगे। जैसे श्वास के आधार पर आप करेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये आज हम अघोष सघोष के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो स्वर तंत्रीय के आधार पर है, उसी का भाग अघोष और सघोष है। सब मिला के कहने का मतलब है कि ये व्यंजन है और व्यंजन के ही भाग के अंतर्गत आता है, अघोष और सघोष। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम जानते हैं कि अघोष क्या होता है। इसको हम रफ कर देते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे
अघोष कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा है ये? जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं जिससे ये पता चलेगा कि आप कैसे पहचानेंगे अघोष और सघोष को। तो देखिए, वर्ग में पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि पहला दूसरा का मतलब क्या है और कैसे पहचानेंगे कि अघोष क्या होता है। तो पहले हम सघोष को भी देख लेते हैं कि सघोष क्या होता है। तो यहाँ पे लिख रही मैं सघोष। इसकी डिफिनीशन देखते हैं, परिभाषा। जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें देखते हैं कि वर्ग में, अब इसे कैसे पहचानेंगे कि अघोष है कि सघोष। तो वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष। ठीक, अब आप फिर से एक बार देख लीजिए कि जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। देखिए, स्वर तंत्रियों में कंपन, अंडरलाइन कर रही, कंपन नहीं होता है, उसे हम अघोष कहते हैं। वर्ग में पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। नीचे देखिए सघोष के बारे में कि जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसमें होता है, उसे हम सघोष कहते हैं। इसे हम कैसे पहचानेंगे? वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष। देखिए, बहुत छोटे टॉपिक के और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हिंदी के मैक्सिमम क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि अघोष और सघोष के एक कौन सा है। तो इसलिए बताना ज़रूरी है और आपको जानना ज़रूरी है, और आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो इसे ये समझ जाएंगे हमेशा के लिए। तो देखिए, अब इतना तो हम जान गए कि अघोष और सघोष के डिफिनीशन क्या है और इसे हम पहचानेंगे कैसे। अब हम इसकी पहचानने की विधि जानते हैं कि कैसे पहचान। देखिए, हम यही बता रहे हैं। जैसे ही मैं लिख रही हूँ क वर्ग, यहाँ क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, फिर यहाँ पे लिख रही च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ठीक, यहाँ पे मैं इतना लिख दी। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे ही ट वर्ग, प वर्ग आप लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बता रही हूँ कि कैसे आप पहचान। जैसे यहाँ पे लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ से आपको समझाने में मुझे भी ईजी होगा और आपको भी समझने में ईजी होगा। जैसे क वर्ग में दिया है कि पहले अघोष जानते हैं कि अघोष को आप कैसे पहचानेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। वर्ग में पहला और दूसरा, पहला दूसरा कौन सा होगा? जैसे हम यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है,
इसमें कह रहा है पहला दूसरा, मतलब पहला दूसरा का मतलब क हुआ, आपका ख हो गया। क ख का मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। बात तो और कुछ नहीं हो रही, कंपन होने न होने की। कंपन मतलब कि आपको कुछ महसूस होगी, हाँ कुछ अनुभव होना कि बोलने में, वही कंपन बताया जा रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं कि पहले दूसरे को अघोष कहते हैं। तो अघोष तो कहते हैं, लेकिन किस लिए कहते हैं? क्योंकि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो इसमें क ख में कंपन नहीं होता। और देखिए मैं कैसे, जैसे हमने बोला क बोल दिया आसानी से, कोई इसमें कंपन नहीं हुआ। ख भी बोलना है, ख बोल दिए। अब यही ग बोलेंगे, ग, और फिर तुरंत बोलेंगे घ, घ। ऐसा लग रहा है जैसे नाक से भी हम कुछ बोल रहे हैं। और यही बोलेंगे अंगा, फिर भी नाक का यूज हो रहा है। मतलब थोड़ा सा कंपन होना, मतलब कि तो जैसे क ख हमने तुरंत बोल दिया, ग, घ, मतलब ऐसा थोड़ा भारी और एक दूसरे से हट के आवाज़ निकलना ही कंपन कहलाता है। बोलने में थोड़ा सा अलग, जैसे ऐसा प्रतीत हो कि नाक से हम कुछ बोल रहे हैं, और गले का भी प्रयोग है, नाक का भी। तो इस टाइप से आपको इसे अघोष कहेंगे। यहीं पे च छ देख लीजिए, च बोल दिए, इसमें कोई कंपन नहीं है। फिर छ बोलिए, छ, इसमें भी नहीं। अब यही बोले ज, ऐसा लग रहा है जैसे नाक से भी हम बोल रहे हैं। झ, झ, और य, तो ये तीनों ऐसा इसमें कंपन हो रहा है। तो पहले दूसरे में कंपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके अघोष। अब नेक्स्ट देखते हैं सघोष। सघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे सघोष कहते हैं। इसमें क्या, वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। तो ठीक है, अब ये पहले तो हमने ये देखा कि वर्ग में पहला दूसरा जो है वो अघोष हो गया, तो जो बचे हैं वो क्या होंगे? सघोष होंगे। तो ये तो एक मैं याद करने के लिए बता दी कि जो बचे वो सघोष हो गए। लेकिन पहले ये जानते हैं कि सघोष क्या है, पीछे भी मैं बताऊँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा बोल रहा है, जैसे ये बोल रहा, इसे बोल रहा, और इसे, तीसरा, चौथा, पांचवा बोल रहा, सघोष है। सघोष में सघोष क्यों है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे मैंने बोला ना, ग, घ, अंग, फिर आप बोलिए ज, झ, य, फिर नीचे बोल, अब यही बोलेंगे क, ख नहीं है, च, छ नहीं है। तो जिसमें थोड़ा सा नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कंपन टाइप का हो रहा है बोलने में, उसे हम भारी या थोड़ा सा अलग हटके महसूस हो रहा है, उसे हम सघोष कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, जहाँ तक उम्मीद करती हूँ ये मैंने सही तरीके से समझाई हूँ। और फिर से मैं एक बार और समझा दे रही आपको, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए ये 5 वर्ग मैंने लिखा, और पूरे 5 वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उसको मैंने लिख दिया। अब इसे हम देखते हैं कि इसमें अघोष और सघोष क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं पूरे डिटेल में आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से, जैसे इसमें दिया था कि अघोष जो होता है, अघोष वो वर्ग का पहला और दूसरा होता है, और सघोष जो होता है, घोष वो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, ठीक। तो देखिए वो अघोष जो होता है वो पहला दूसरा, मतलब पहला ये हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक। ये हो गए, क्या हो गए? अघोष। अघोष हो गए। अब अघोष में है कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता मतलब क, च, त, प, क, च, त, प। आप क बोलिए, फिर च बोलिए, फिर ट बोलिए, फिर त, फिर प, फिर इसी तरह बोलिए ख, छ, ठ, थ, प। तो ये सारे जितने भी व्यंजन हैं इसमें कोई भी कंपन नहीं हो रहा है और एक ही जैसे उच्चारण हो रहा है।
इसलिए इसे हम अघोष कहते हैं। ठीक है, अब यही सघोष को देखिए। और एक चीज़ है कि इस लाइन में जैसे पहले दूसरे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहले दूसरे के जितने भी लाइन के क वर्ग से लेके प वर्ग तक जितने भी इस लाइन के व्यंजन हैं और ख से फ तक सारे अघोष होंगे। ठीक है, क से प, ख से फ, ये जितने भी इस लाइन के व्यंजन हैं वो पहले दूसरे के वो सारे अघोष होंगे। अब इसी तरह से अघोष को देखते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरे, चौथे, पांचवे में क्या कह रहा है कि इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन होने का मतलब है कि अगर आप बोल रहे हैं तो जैसे आप अघोष बोले उससे थोड़ा अलग हो आवाज़ निकले, तो देखिए ग, फिर बोलिए ज, फिर बोलिए ड, फिर बोलिए द, फिर बोलिए ब। तो ऐसा लग रहा है जैसे नाक का भी प्रयोग हो रहा है और कुछ कंपन टाइप का महसूस हो रहा है कि नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है। फिर इसी तरह बोलिए इसको घ, झ, ढ, ध, फिर भ। फिर इसी तरह अंग, य, ड़, न, म। तो ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो, ऐसा वो प्रतीत हो रहा है कि आवाज़ निकल रही है और कंपन जैसा महसूस हो रहा है। तो ये क्या होंगे? सघोष। देखिए इसके याद करने का ये है कि एक तो पहले याद है, ये ऐसे हो सकता है कि अघोष हो गया पहला दूसरा और सघोष हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा। तो नहीं तो आप ये भी याद कीजिए, अघोष हो गया 12 और सघोष हो गया 345। अघोष 12 और सघोष 345। 12 मतलब 1 2 पहला दूसरा और सघोष हो गया 3 4 5 मतलब 345। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको सघोष अघोष आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो आगे मैं फिर से आपको समझाऊंगी और आप खुद ट्राई करिएगा एक बार अपने से करने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।